Good morning, dear students. Today we are moving towards a new chapter, that is anatomy of flowering plants. Students, हमने chapter 5 में जो पढ़ा था, that is morphology of the flowering plants. तो morphology का मतलब होता है outer appearance, मतलब ऐसे characters के जिसको हम बाहर से observe कर सकते हैं, जबकि anatomy का मतलब होता है the internal organization. मतलब अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके ही काम नहीं बनने वाला है. यू हैव टू ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और इन दोनों को कंपाइल करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप कंप्लीट डेटा बना सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ आप वहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी स्टडी करना है कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी दोनों को पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. सो अभी मैंने जैसे आपको बताया, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में. रीजन इज, जब हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेलुलर लेवल, देन लूज टिश्यू लेवल, देन टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल का. तो प्लांट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है दैट इज अप टू टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसीलिए हम पहले टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ऑर्गन्स के बारे में एनाटॉमी पढ़ सकते हैं. तो प्लांट की टिश्यूज, टिश्यू तो सबसे पहले टिश्यू है क्या? टिश्यू इज द group of cells having common origin and function. Group of cells having common origin and function, उसको हम बोलते हैं टिश्यू. तो कॉमन ओरिजिन मतलब जिसके एंसेस्टर्स कॉमन है, प्रोजेनाइटर सेल्स कॉमन है. सेल थियरी में हम पढ़े हैं कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल उनके पेरेंटल सेल्स हैं, उसमें से जो नए सेल्स बन रहे हैं वो ऑब्वियसली उसी टिश्यू के पार्ट रहने वाले हैं. सो कॉमन ओरिजिन वाले सेल्स सभी साथ में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिनका फंक्शन भी कॉमन है. तो लाइक माइंडेड सेल्स हम इसको बोल सकते हैं. ये सभी लाइक माइंडेड सेल्स हैं जिसका एक ग्रुप बन रहा है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स है, कौन सी कैपेसिटी के हिसाब से? सेल डिवीजन. अभी चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है सेल डिवीजन. तो एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट टिश्यू. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरा परमानेंट टिश्यू है. तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स. तो मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? सो दीज आर द टिश्यूज where active cell division and growth occurs. यहाँ पे आपको सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हुए दिखाई देने वाले हैं और उनकी ग्रोथ भी हो रही है. याद करिए चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ रूट, और उसमें सबसे पहले टिप पर जो था दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ. इसका मतलब वहां पे नए सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तब भी मैंने आपको बताया था. बेस्ड ऑन द पोजिशंस, मेरिस्टेम्स आर अगेन डिवाइडेड इन द 3 टाइप्स. कौन कौन से 3 तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं? तो ऑलरेडी आपके पिक्चर में यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है. ओके, वैसे ही एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज अ लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं. अब वन बाय वन तीनों के बारे में हम देखते हैं. एपिकल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है? सो दिस एपिकल मेरिस्टेम्स अकर एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज. ओके, ये जो है ये शूट और रूट के टिप पे आपको देखने मिलने वाला है. जैसे हमने रूट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उसमें देखा था
एंड दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। सभी प्राइमरी टिश्यूज का डेवलपमेंट एपिकल मेरिस्टेम ही आपको करके देने वाले हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम्स, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का रीजन है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपको टिप पे दिख रहे हैं विच आर गोइंग टू डिवाइड। ये जो पोर्शन आपको ट्राइंगल जैसा दिख रहा है टिप के जैसा, दैट इज रूट कैप, याद करिए। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया गया शूट एपिकल रीजन और इसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये जो उसके एक्साइल में है दोज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। ओके, और ये येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द वस्कुलर बंडल्स, मतलब ये नए वस्कुलर बंडल्स डेवलप हो रहे हैं। वस्कुलर बंडल्स मतलब दीज आर कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम चलने वाला है। तो जैसे जैसे मेरिस्टेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। अगेन दिस एपिकल मेरिस्टेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको शॉर्ट में हम रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम शॉर्ट में एब्रीविएटेड फॉर्म में सैम भी प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत और दिया है। इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपको ये सेक्शन को एनलार्ज करके दिखाया है और इसी को स्टेन करके ये रियल फोटोग्राफ आपको दिखाया गया, रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज है ये। अब देखिए ये नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है जिसमें लाइट सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ द रूट कैप, और ये सेल्स जो आपको डेंस दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें बहुत अच्छे से डेंसली स्टेन हुआ है ऐसा न्यूक्लियस देखने मिल रहा है, और सेल्स भी बहुत छोटे छोटे डेंस सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, तो उसके बारे में देखिए यहाँ से टिप पर से आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम का रीजन एनलार्ज करके दिखाया है, और उसका रियल स्टेनिंग माइक्रोस्कोपिक इमेज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यू कैन सी ओवर हियर, ये जो है दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो दोनों दिख रहे हैं दीज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। और यहाँ पे एक और सेक्शन आपको दिखा है जो भी डेंस स्टेन हुआ है, दैट इज एक्सिलरी बर्ड प्राइमोर्डियम। ओके, ये कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सो इट ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, सबसे ऊपर ये रहता है डिस्टेंट मोस्ट रीजन। सम सेल्स, ये एक्सिलरी बर्ड के बारे में बता रहे हैं, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जब शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ रहा है तब कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। ओके, सभी एक स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ सेल्स वहीं पे थोड़ा नीचे रह जाते हैं, एंड दे कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड, इसमें से एक्साइल डेवलप होने वाला है, एक्सिलरी बर्ड डेवलप हो रहा है। दे आर प्रेजेंट इन द एक्साइल्स ऑफ द लीव्स, ये एक्सिलरी बर्ड्स आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, एक्साइल्स ऑफ द लीव्स, एंड इट कैन फॉर्म व्हाट, इट कैन फॉर्म ब्रांचेस, नए ब्रांच यहाँ से डेवलप हो सकते हैं क्योंकि इसके पास रीजनरेशन पावर है, इसके पास मेरिस्टेमेटिक पावर है, तो ये अभी भी डिवाइड होने वाला है, और इट में डेवलप इनटू अ फ्लावर। ओके, तो या तो ब्रांच डेवलप हो सकता है या तो फ्लावर डेवलप हो सकता है। ओके, दूसरा जो मेरिस्टेम है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी बिटवीन इंटरनोड्स। ओके, तो आप देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम की पोजीशन आपको कहाँ पे दिखाई गई है, तो यू कैन सी हियर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और उसका ग्रोथ का डायरेक्शन भी देखिए दिखाया है, ऊपर की ओर डायरेक्शन हो रहा है। ओके, मतलब अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो अल्टीमेटली इंटरनोड की लेंथ बढ़ने वाली है, सभी इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्लांट की भी लेंथ बढ़ने वाली है। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, ये जो नोड है और उस नोड के ऊपर ये थोड़ा कलर चेंज दिख रहा है। अब अगर अच्छे से किसी प्लांट को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, ओके, तो उसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ कलर वेरिएशन भी वहां पे अपीयरेंस में डिफरेंस देखने मिलने वाला है। लेकिन ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनली इन द मोनोकोटिलिडोन प्लांट्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अब आपको ये नहीं पूछेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम यू कैन ऑब्जर्व इन विच प्लांट, डाइकोट, मोनोकोट, जिम्नोस्पर्म,
और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ऐसे नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे कैसे, तो मोनोकोट में है तो मोनोकोट के बहुत सारे एग्जांपल्स, प्लांट के वेराइटीज आप 11th में पढ़ रहे हैं, आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से प्लांट्स मोनोकोट्स है, एटलीस्ट आपके सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से मोनोकोट्स हैं, कौन कौन से डाइकोट्स हैं। तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पजेज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, फिर उसमें एग्जाम्पल दिया जाएगा मेज, ग्राम, मैंगो, नीम, ऐसे हो सकता है। और इसको अभी भी थोड़ा टफ करना है तो फिर साइंटिफिक नेम भी इनके दिए जा सकते हैं। ओके, तो जो साइंटिफिक नेम आपके सिलेबस में है उसके रिलेटेड। फिर बात आती है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके कंसेप्ट को मर्ज किया गया है और दे हैव डेवलप्ड द क्वेश्चन। ओके, तो हमेशा याद रखिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम मोनोकोट के स्टेम में आपको देखने मिलेगा ओनली। अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, क्यों मैच्योर टिश्यूज, तो ये नोड वाला जो रीजन है दैट इज द मैच्योर टिश्यू, और वहां पे मैच्योर टिश्यूज के बीच में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स, तो ग्रासेस भी मोनोकोट है, उनमें भी देखने मिलेगा। और ग्रेजिंग करने वाले जो हर्बीवरस एनिमल्स हैं उनकी वजह से डैमेज बहुत होता है इन ग्रासेस और ऐसे प्लांट्स को, तो वहां पे रीजनरेशन कौन करवाता है, तो इस रीजनरेशन के लिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज बीइंग मोस्ट इंपोर्टेंट। एपिकल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स because they appear early in a plant life and contribute to the formation of the primary plant body. Okay, तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों जो हैं दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे ही जर्मिनेशन होता है ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से पूरे प्लांट की ग्रोथ होती है अल्टीमेटली। ओके, ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन of the apical meristem produce डर्मल टिश्यू। अब एपिकल मेरिस्टम क्या क्या पोर्शंस बना के देता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ऐसे डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज मतलब स्पेस फिलिंग करने वाली, सीमेंटिंग करने वाली टिश्यू, और वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स, ये भी कौन बना के देता है, एपिकल मेरिस्टम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन हो सकता है कि ये टिश्यूज आपको कौन सा मेरिस्टम बना के देता है। तीसरा जो मेरिस्टेम है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में दो आपने पढ़े, एपिकल और इंटरकैलरी, इनके वजह से ग्रोथ होती है जो वो वर्टिकल ग्रोथ है, हाइट बढ़ती है प्लांट की, ब्रांचेस बढ़ते हैं, कैनोपी बढ़ती है, किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसकी वजह से प्लांट की लेटरल ग्रोथ होती है। यू कैन ऑब्जर्व हियर लिखा है लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ मतलब उसका स्टेम का डायमीटर बढ़ने वाला है, थिकनेस बढ़ने वाली है, सरकमफ्रेंस बढ़ने वाला है। तो प्लांट जब आप एक इमेच्योर प्लांट देखोगे और एक मैच्योर ट्री को ऑब्जर्व करोगे उसी स्पीसीज के, तो उसके स्टेम में कितना सारा डिफरेंस होता है। ओके, तो ये डिफरेंस इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से डेडिकेट हो रही है, तो बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। So the meristems that occur in mature regions of the roots and shoots are known as secondary और lateral meristems। और ये मेरिस्टेम सिलिंड्रिकल है, आगे जो थे वो सिलिंड्रिकल नहीं थे, लेकिन ये सेकेंडरी जो मेरिस्टेम्स हैं these are cylindrical। They are seen in the gymnosperm plants and dicots। अब यहाँ पे भी एक important neat question जैसा अभी आगे आया था कि इंटरकैलरी you can observe in monocots only, और ऐसे ही सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है दैट यू कैन ऑब्जर्व इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोट्स, लेकिन मोनोकोट्स में आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं देखने मिलेगा। आप ऑब्जर्व करिए मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट, एक मैच्योर मोनोकोट प्लांट लीजिए और एक मैच्योर सेम एज का डाइकोट प्लांट देखिए। डाइकोट प्लांट जो है उसके स्टेम का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू द मोनोकोट। द रीजन इज मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ
नहीं होती है, दैट्स व्हाई। ऐसे कौन से मेरिस्टेम्स हैं विच आर सेकेंडरी? तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। जितने कैम्बियम टिश्यू है ना, वो सारे के सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं। इनके बारे में पूरा कैम्बियम हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे। These are responsible for producing the secondary tissues. Okay, जो प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ऐसे सारे सेकेंडरी टिश्यूज कौन बना के देता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। तो अभी हमने जो देखा दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब जिसकी वजह से नए नए सेल्स प्लांट में बनते हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज परमानेंट और मैच्योर टिश्यू, जो इसी मेरिस्टेम्स में ही प्रोड्यूस हुए, इसी में से प्रोड्यूस हुए होते हैं, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुके हैं। The cells produced by primary and the secondary meristems become structurally and functionally specialized. तो जो cells mature हो जाते हैं वो structurally और functionally specialized हो जाते हैं। और एक बार अगर कोई सेल स्पेशलाइज्ड बन जाता है तो फिर वो डिवाइड होने की उसकी जो एबिलिटी है वो वैनिश हो जाती है, इट इज लॉस्ट। मतलब वो सेल अब सेल डिवीजन साइकिल में नहीं जाने वाला है, वो लाइफ टाइम अपना काम करता रहेगा और अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू डाई। जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी द सेल इज गोइंग टू डाई। लाइफ साइकिल और सेल साइकिल इसमें डिफरेंस है। सेल साइकिल इज डेडिकेटेड फॉर सेल डिवीजन और लाइफ साइकिल मतलब डिवीजन के बाद डेथ तक की स्टोरी है। ओके तो ऐसे इसको डिफरेंशिएट करते रहना है। दे आर कॉल्ड परमानेंट और यू कैन से मैच्योर सेल्स एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट। ओके मैच्योर हो चुके हैं, इसमें से जो भी टिश्यूज बनेंगे दोज आर परमानेंट टिश्यूज। दिस परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं। नंबर वन सिंपल and number two complex. Simple tissue and complex tissue. Okay, simple permanent tissue, तो यहाँ पे वैसे आपको नाम तीन ऑलरेडी दिख रहे हैं। The tissues having all cells similar in structure and function। तो जनरली हम टिश्यू के डेफिनेशन जो करते हैं इट इज अ लाइक माइंडेड सेल। ओके ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड सेल्स, स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली सिमिलर। लेकिन टिश्यूज कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल टिश्यूज है उसमें सभी सेल जो हैं वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे के रिसेंबल लगेंगे, कार्बन कॉपी जैसे लगेंगे, और फंक्शनली भी एक ही फंक्शन के ऊपर उनका फोकस है। ओके तो ऐसे जो टिश्यूज हैं प्लांट में उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से हैं आप देखिए, कितना ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ में जा रहा है। ओके हर एक का एक टाइप है, उसके नीचे दो तीन और टाइप जा रहे हैं। ओके थ्री टाइप्स कौन कौन से? नंबर वन पेरेनकाइमा, नंबर टू कोलेनकाइमा एंड नंबर थ्री स्क्लेरेनकाइमा। तीन तरह के परमानेंट टिश्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। इन तीनों के बारे में हमें कंप्लीट डिटेलिंग में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अ पेरेनकाइमा। ओके सो पेरेनकाइमा जो है it forms the major component within the organs। major component, okay major component within the organ का मतलब पूरा का पूरा प्लांट का ऑर्गन जिस चीज का बना है उसमें मैक्सिमम क्या होता है? पेरेनकाइमा। सेकंड सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। सभी सेल्स जनरली एक ही डायमीटर के जैसे आपको देखने मिल सकते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलिगोनल और एलोंगेटेड। ओके इतने वैरायटी के शेप्स आपको देखने मिल सकते हैं। आप यहाँ पे लीफ का सेक्शन आपको दिखाया है, यू कैन सी ये आपको कॉलमनर एपिथेलियम जैसा दिख रहा है। ओके लेकिन ये क्या है? इट इज पेरेनकाइमा। नीचे आपको स्फेरिकल सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर आल्सो पेरेनकाइमा। इसमें भी आप देख सकते हैं पेरेनकाइमा है। ओके their walls are thin and made up of cellulose। अभी पेरेनकाइमा जो टिश्यू है ना उसके जो भी सेल्स हैं उनके जो सेल वॉल है इट इज थीन, वेरी थीन, एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज। सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज के बने हुए सेल वॉल होते हैं किसके पास? पेरेनकाइमा के पास।
सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, और दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे आप देखिए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ तो कॉम्पैक्टली पैक्ड सीमेंटिंग किया हुआ है, यहाँ तो बीच बीच में थोड़ी बहुत गैप है, ऐसा भी आपको दिख सकता है। पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं? नंबर 1, फोटोसिंथेसिस इसका एक फंक्शन है। आप देखिए पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ना, उसके जो सेल्स हैं, इन सेल्स में बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, खाली नहीं है ये सेल। ओके, फुल ऑफ साइटोप्लाज्म है, और सभी सेल ग्रीन होते हैं, इसीलिए एक तो फंक्शन इसका हो जाता है फोटोसिंथेसिस। दूसरा, स्टोरेज ऑफ द फूड। लार्ज सेल्स हैं, उसमें वैक्यूल्स भी हैं, तो फूड स्टोरेज कर सकते हैं। और तीसरा जो है सिक्रेशन ऑफ द मटेरियल्स। ओके, तो ये कुछ इसके कॉमन फंक्शन पैरेन्काइमा टिश्यू के होते हैं। चलिए, सेकंड टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। It occurs in the layers below the epidermis in dicot plants. Okay, epidermis के ठीक नीचे आपको डायकोट्स में कोलेनकाइमा टिश्यू देखने मिल सकता है। इट इज फाउंड एज अ होमोजेनस लेयर, पूरा एक कारपेटिंग किया गया है यहाँ तो कोलेनकाइमा का, और यू कैन फाइंड इन पैचेस। ओके, एक तो होमोजेनस लेयर के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर आपको छोटे छोटे पैचेस भी उसके कुछ 8-10 सेल का ग्रुप भी आपको वहां पे देखने मिल सकता है। It consists of cells with much thickened corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स पे रेड कलर का डिपोजिशन आपको हर जगह पे दिख रहा है, एंड इट इज डिपोजिटेड मटेरियल। क्या डिपोजिट किया है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। मतलब इसकी सेल वॉल जो है वो पैरेन्काइमा से कंपैरेटिवली थिक है। ओके, क्योंकि पैरेन्काइमा में थीन है, और इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ओनली, और यहाँ पे आप देखिए कितना मटेरियल यूज किया गया है फॉर थिकनिंग ओनली। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पे कंप्लीट सीमेंटिंग किया गया है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से, इसीलिए यहाँ पे दो सेल के बीच में आपको स्पेस देखने नहीं मिलने वाली है। Cells are oval shaped, spherical or polygonal and often contain chloroplast. Okay, oval, spherical और polygonal cells हो सकते हैं। Often contain chloroplast मतलब कंपलसरी हर बार यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व करने नहीं मिलने वाला है। Many a times you can observe chloroplast in the cytoplasm, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म भी आप देखिए तो बहुत कम है। ये ग्रीन जो बार दिख रहा है ना, दैट इज साइटोप्लाज्म, बीच में है बहुत बड़ा वैक्यूल है। ओके, पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा में साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये याद रखना है हमेशा। फंक्शंस क्या हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यों? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, इन तीनों का डिपोजिशन हुआ है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि थिक सेल वॉल है, मजबूत भी है, स्ट्रॉन्ग टफनेस भी है, to the growing parts such as young stem and the petiole of a leaf. लीफ के पेटियोल को भी सपोर्ट करने के लिए कोलेनकाइमा हेल्प करता है। The cells that contain chloroplast assimilate food. जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है साइटोप्लाज्म, तो जरूरी नहीं है कि ग्रीन है मतलब जिसके जिसके पास साइटोप्लाज्म रहने वाला है सभी के पास क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बोला गया है प्रोटोप्लाज्म के जिसमें ग्रीन कलर दिखाया है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। कुछ के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा साइटोप्लाज्म में वो फूड स्टोरेज यानी कि एसिमुलेट भी कर सकता है। नाउ द थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। क्या है यहाँ पे? So it consists of long, narrow cells with thick and lignified cell walls. बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो सेल वॉल ने कवर कर दिया है। अभी आप देखिए पैरेन्काइमा में सेल वॉल थिन था, कोलेनकाइमा में उससे थिक हुआ और साइटोप्लाज्म कम हो गया। यहाँ पे तो ये हो रहा है कि सेल वॉल इज वेरी थिक एंड लिग्निफाइड,
ओके, हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, मतलब अब देखिए यहाँ पे पिट्स आपको दिख रहे हैं, ओके, अंदर जो पूरा एज अ निडल अंदर की ओर ये एलोंगेट हो रहे हैं, दीज आर द पिट्स। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ओके। तो स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू विच इज कंसीडर्ड एज द डेड टिश्यू, लेकिन फिर भी उसका लाइव जो प्लांट है, लिविंग प्लांट है, उसमें रोल है डेड टिश्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट, आप देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट आपको नहीं देखने मिल रहा है, ओके, कहीं पे प्रोटोप्लास्ट नहीं है। बेस्ड ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, origin, form, structure, origin and development, sclerenchyma is of two types, दो तरह के sclerenchyma हो सकते हैं। नंबर 1 फाइबर्स एंड नंबर 2 स्क्लेरेड। यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे हैं, ये फाइबर है फ्यूजिफॉर्म टेपर्ड एंड, ओके, और ये स्क्लेरेड जो डिस्क शेप का आपको दिख रहा है। दोनों के बारे में बात करते हैं। फाइबर्स हैं, दीज आर थिक वॉल्ड, फाइबर थिक वॉल्ड है, एलोंगेटेड है, पॉइंटेड सेल्स है, नीडल लाइक पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। जनरली अकरिंग इन द ग्रुप्स, ये आपको ग्रुप में देखने मिलेंगे। स्क्लेराइड्स हैं, दीज आर स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज और यू कैन से ल्यूमेन। ये देखिए सेंटर में आपको बहुत छोटा ल्यूमेन आपको दिख रहा है। ल्यूमेन तो फाइबर में भी है, लेकिन वो एलोंगेटेड ल्यूमेन है। यहाँ पे बीच में आपको छोटा सा ल्यूमेन दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं, डेड बन गए। These are found in the fruit walls of the nuts, नट के जो फ्रूट वॉल्स है उसमें आपको देखने मिलेगा। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, ओके, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें आपको मतलब जब आप उसको च्यू करते हैं फ्रूट को, उसके उसके पल्प को, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है दैट समथिंग टफ क्रिस्टल लाइक मटेरियल इज देयर। तो ये और कुछ नहीं है, दीज आर द स्क्लेराइड्स, ओके। पियर एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी, टी का जो प्लांट है उसके लीव्स में भी आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू देखने मिलेगा। तो अब देखिए पैरेन्काइमा से लेके स्क्लेरेन्काइमा तक बहुत सारे डिफरेंसेस आए। सेल वॉल में डिफरेंस आया, साइटोप्लाज्म में डिफरेंस आया, उनके अपीयरेंस और उनके फंक्शन में डिफरेंस है। क्या फंक्शन है स्क्लेरेन्काइमा के? तो ऑब्वियस है, बहुत टफ है, सबसे टफ टिश्यू है, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू फॉर द सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आज आपने जितना पढ़ा है अभी तक, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने तरह के पढ़े उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में बना दीजिए। कॉलम में सभी इसके नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और हर एक रो में एक एक कैरेक्टर कंपेरेटिव अकाउंट के हिसाब से। ऐसे ही सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के आप पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनके नाम के भी कॉलम बना दीजिए, उनका साइज, शेप, अपीयरेंस, ओके, सेल वॉल कंपोजिशन और उनके फंक्शन, ऐसा एक टेबल आप बना दीजिए। तो आज जितना पढ़ा है सिर्फ 2 टेबल में आप उसको समराइज कर सकते हैं। और बेनिफिट क्या होगा दूसरा, बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम में, नीट में पर्टिकुलरली आप उस टेबल्स को भी रिवाइज करोगे तब भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। बहुत इजीली यू कैन रिवाइज द थिंग्स, ओके। तो सिर्फ इसके लिए ही नहीं, जहां जहां पे पॉसिबल है टू फॉर्म द टेबल्स। अच्छा, लास्ट में आप उसका डायग्राम्स भी ड्रॉ कर दीजिए कॉलम्स में ही, ओके। तो पूरा वहां पे डिटेलिंग वहां पे आप कर रहे हैं। जहां जहां पे टेबल्स और डायग्राम बन सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, वहां पे टेबल्स और डायग्राम के हिसाब से नोट्स बनाइए। हो सकता है उसको उतना शॉर्ट करने का ट्राई करिए, ओके, कॉम्पैक्ट करने का ट्राई करिए, सो दैट अननेसेसरी वर्डिंग्स और स्टेटमेंट्स जो हैं वो निकल जाने चाहिए जब आप पढ़ने बैठे तब, ओके। सो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग to the next part of this lesson, okay। So till then, have a nice day.